आज हमारे इस नए डीप डाइव में ना एक ऐसी कहानी है जो सुनने में बिल्कुल किसी मतलब हॉरर या साई-फाई फिल्म जैसी लगती है। हाँ, मतलब एक आम सा शौक कैसे एक पूरे महाद्वीप के लिए भयंकर संकट बन गया। सही कहा। तो इस विश्लेषण का लक्ष्य ये समझना है कि कैसे सिर्फ 24 मासूम से दिखने वाले खरगोश एक इकोलॉजिकल तबाही बन गए। हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जेनेटिक रिसर्च और कुछ हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स को बेस बना रहे हैं यहाँ। और सच में ये रिपोर्ट्स काफी हैरान करने वाली हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बात 1859 की है, जब थॉमस ऑस्टिन ने इंग्लैंड से 24 जंगली खरगोश ऑस्ट्रेलिया मंगवाए थे, और वो भी सिर्फ अपने शिकार के शौक के लिए। यानी सिर्फ टाइम पास के लिए। हाँ, बस वही। और एक बड़ा ही हैरान केस तथ्य है इन रिपोर्ट्स में। कुछ साल बाद प्रिंस अल्फ्रेड ने वहां सिर्फ 3.5 घंटे में 416 खरगोश मारे थे। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। है ना? पर एक बात मुझे समझ नहीं आती, 788 में भी तो पहले खरगोश आए थे ना यहाँ, पर वो तो इस तरह से नहीं फैले। तो इन 1859 वाले ऑस्टिन के खरगोशों में ऐसी क्या सुपर पावर थी? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ऑस्टिन के जो खरगोश थे वो आम पेट यानी पालतू नहीं थे। वो वाइल्ड और डोमेस्टिक का एक अजीब सा मिश्रण थे। अच्छा, तो मतलब वो मिक्स ब्रीड थे। हाँ, और इनकी असल ताकत इनके 80 दिन के समुद्री सफर में छुपी थी। उस छोटी सी जगह में इन वाइल्ड और डोमेस्टिक खरगोशों ने आपस में ब्रीड किया, जिससे एक ऐसी हाइब्रिड क्षमता पैदा हुई जो पहले नहीं थी। वेट, यानी सफर के दौरान ही इन्होंने खुद को जेनेटिक लेवल पे अपग्रेड कर लिया? सही पकड़ा आपने। और इस जेनेटिक क्षमता की वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गर्म और सूखे मौसम में खुद को पूरी तरह ढाल लिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपना बॉडी शेप तक बदल लिया। बॉडी शेप कैसे बदल लिया? मतलब क्या फर्क आया? जैसे उनके कान पहले से ज्यादा लंबे हो गए ताकि बॉडी की गर्मी आसानी से बाहर निकाल सकें, और शरीर थोड़ा पतला हो गया जिंदा रहने के लिए। वाओ, ये तो सच में सर्वाइवल एक्सपर्ट्स निकले। और इस जेनेटिक एडवांटेज का नतीजा पता है क्या हुआ? एक ऐसी आबादी जो बिल्कुल काबू से बाहर हो गई। बिल्कुल। 1920 के दशक तक आते आते इनकी संख्या करीब 10 बिलियन यानी 1,000 करोड़ पहुंच गई थी। 1000 करोड़! और ये हर साल 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने वहां की शी ओक्स जैसे पौधों को बर्बाद कर दिया और नेटिव जीवों का खाना ही छीन लिया। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्लोजन ही तो है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो इसका आर्थिक असर आज भी भयंकर है। हर साल करीब 600 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर तक का नुकसान होता है। $1 बिलियन हर साल! बाप रे! एक मादा खरगोश एक साल में 100 बच्चे पैदा कर सकती है, तो तबाही तो होनी ही थी। तो फिर इस तबाही को रोकने के लिए इंसानों ने कुछ तो किया ही होगा। हाँ, उन्होंने सबसे पहले 3,256 किलोमीटर लंबी एक रैबिट प्रूफ फेंस बनाई। 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी फेंस! ये सोचने में ही पागलपन लगता है। बिल्कुल। और उसके बाद वॉरेंस यानी उनके बिल तोड़े गए और जहर का भी इस्तेमाल हुआ। पर जब ये सब काम नहीं आया तो 1950 के दशक में उन्होंने एक डेडली माइक्सोमा वायरस छोड़ दिया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब एक आबादी को खत्म करने के लिए जानबूझकर महामारी फैलाना, ये बिल्कुल एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा ही तो था। एकदम वही था वो। ये वाकई एक बेहद डेस्परेट कदम था। और शुरू में इसका असर दिखा भी। संख्या 600 मिलियन से घटकर सीधा 100 मिलियन हो गई थी। तो क्या इसने समस्या को हमेशा के लिए सुलझा दिया? नहीं, यही तो सबसे बड़ा कैच है। यहाँ कोएवोल्यूशन हुआ। जो खरगोश उस डेडली वायरस से बच गए, उनके डीएनए में उसके खिलाफ नेचुरल रेजिस्टेंस थी। अच्छा, यानी उन्होंने आने वाली पीढ़ियों में वो इम्यूनिटी ट्रांसफर कर दी। हाँ, और दूसरी तरफ वायरस भी म्यूटेट हुआ ताकि वो अपने होस्ट को तुरंत ना मारे। इस विकासात्मक दौड़ का नतीजा ये है कि आज सिर्फ एक तरीका काम नहीं करता। तो अब क्या करना पड़ता है वहां? आज वॉरेन, रिपिंग, जहर और कैलेसे वायरस जैसे नए वायरसेस का एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक लगातार चलने वाली जंग है। ये सब देखकर ये समझ आता है कि कैसे इंसान का एक छोटा सा आम सा फैसला पूरे इकोसिस्टम का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। बिल्कुल। ये नेचर के साथ छेड़छाड़ का एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। सही कहा। और चलते चलते एक नया सोच विचार का मुद्दा। अगर ये खरगोश इंसानों के बनाए गए डेडली वायरस से बचने के लिए इतनी जल्दी इवॉल्व हो सकते हैं, तो क्या हमारे आसपास ऐसी और भी आक्रामक प्रजातियां हैं जो हमारी आधुनिक तकनीकों को मात देने के लिए चुपचाप म्यूटेट हो रही हैं?
ये वाकई सोचने वाली बात है।